हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं प्रभात कुमार आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं संडे इज़ फंडे के एक नए एपिसोड में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर अब आप समझेंगे यहाँ पर कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उस पूरे प्रक्रम में, उस पूरे अनुक्रम में हम देख रहे हैं कि मुझे घर की बहुत याद आ रही है। तो इसलिए आज आपके सामने मैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता के साथ शुरुआत करता हूँ। अपने घर पर मम्मी पापा, अपने वाइफ, मेरी बेटी, सबको याद करते हुए, क्योंकि वो लोग अभी बिहार झारखंड में हैं और मैं हूँ यहाँ पर जॉब और रोजगार के और अपने बिजनेस के सिलसिले में बेंगलोर में। तो फिर देखिए कि यह कविता कैसा है। तेरी नज़र का मुझे आज अभी इंतज़ार है, ये जो तेरी नज़र का मुझे आज अभी इंतज़ार है, ये मैं ही नहीं घर के दीवार बोलते हैं। प्यार का कशक जब नगमों में उतर जाता, ये दिल भी शिशक जाता, ये आवाज़ बोलते हैं। जुल्फ़ों की वो सजावट और उनका मुस्कुराना, जब आईने में देखा तो साज बोलते हैं। फिर उनका दूर जाना और आंधियों का आना, पीछे मुड़कर देखा तो परवाज बोलते हैं। तो इस बहुत ही अजीब वो गरीब जो मेरे मनोदशा को दर्शाता है, उस कविता के साथ मैं आज का अनुक्रम शुरू करता हूँ। तो लोग कहते हैं, एक गाना भी है, बहुत पॉपुलर गाना है, जिसे लोग कहते हैं, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा। तो मैंने तो वो नाम ऑलरेडी कर दिया था आज से 15 साल पहले ही, जब मैंने IBM एज ए सिस्टम इंजीनियर ज्वाइन किया था। और उसमें 3 साल रह करके ये प्रूव भी कर दिया था कि मैं एक सक्सेसफुल सिस्टम इंजीनियर हूँ। बाद में मैं वो सिस्टम इंजीनियर के क्रम से बाहर निकला और फिर बहुत सारे अलग अलग कंपनियों को ज्वाइन किया, जिसमें मैंने बिजनेस एनालिस्ट की रोल भी प्ले की। तो मैं सिस्टम इंजीनियर के साथ साथ एक एनालिस्ट भी बन गया। मैंने एक पढ़ाई की जिसे कहते हैं CFA मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि पूरे विश्व में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पूरे विश्व किस ओर जा रहा है फाइनेंस के, कहीं आर्थिक मंदी तो नहीं आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा है, किसी देश का GDP बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, किसी का बहुत कम ग्रो कर रहा है। ये सब का जो अवलोकन करते हैं, और हर कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, कौन सबसे तेज़ बढ़ रही है, किस कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, किस कंपनी में पैसा लगाना जोखिम भरा होगा, ये सब का जो एनालिसिस करते हैं उसे CFA कहते हैं। और मैं उस पूरे एग्ज़ाम्स को भी एक्चुअली लोग, ज़्यादातर लोग जो होते हैं सो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन सिस्टम से उसे पास करते हैं, जो कि अमेरिका का CFA इंस्टीट्यूट है। लेकिन जब मैं कर रहा था तो वो CFA इंस्टीट्यूट इंडिया में बैन था। तो उस समय मैंने ICFAI यूनिवर्सिटी, जो इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है, वो भी इस प्रोग्राम को पैरेलली रन कर रही थी, तो मैंने वहाँ से किया था। तो मुझे भी बाकायदा CFA चार्टर मिला हुआ है। तो फिर इस प्रकार मैं भी उस प्रक्रम में एक CFA भी हूँ। तो ये जो है, तो मैं इस प्रकार एक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब किया, मैंने सिस्टम इंजीनियर का जॉब किया, जिसमें टेस्टिंग आती है और डेवलपमेंट्स भी आते हैं, सभी कुछ आते हैं। तो सिस्टम इंजीनियर में सब कुछ आता है, टेस्टिंग, डेवलपमेंट। और इसके अलावा मैंने बिजनेस एनालिस्ट, जो कि एक MBA के इक्विवेलेंट जॉब था, CFA की मैंने डिग्री करके बहुत बार पैसे जो है तो मैंने पर्सनली अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक में लगाए, खुद भी अपने आप को 1 लाख 2 लाख का फ़ायदा कराया, कभी नुकसान भी कराया, अपने मित्र गणों को भी फ़ायदा कराया, उनका नुकसान कराया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे मित्र ने मेरी सलाह से ज़्यादा फ़ायदे कमाए हैं, मैंने खुद कम फ़ायदा कमाए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैं एक सक्सेसफुल CFA भी हूँ। तो मैं सक्सेसफुल CFA सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट, सक्सेसफुल सिस्टम इंजीनियर। और इसके बाद फाइनली जब मैं एक कंपनी ज्वाइन किया, तो ये जो था सो एक कंपनी, एक बैंक ही थी, वो बैंक की सब्सिडरी थी, MBB लैब्स। तो उसको ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने बाकायदा बिजनेस एनालिस्ट का भी रोल प्ले किया और एक डेटा साइंटिस्ट का भी रोल प्ले किया।
तो डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट का रोल प्ले करते हुए मैंने एक ऑटोमेशन इंजीनियर का भी रोल प्ले किया। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी में मैंने 3-3, 4-4 रोल प्ले कर लिए थे। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ही सराहनीय एक्सपीरियंस था, जिसके आधार पे मैं आज बैक करके एक AI कोच के रूप में अपना छवि बनाए हुए हूँ। पर इस पूरे प्रकरण में मैं देखता हूँ कि मेरी जो राह है थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जब मैं किसी कॉलेजेस में या किसी संस्थान में जब ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो सब कुछ ठीक रहता है। स्टूडेंट्स बाकायदा मेरी बात सुनते हैं और मुझे आदर देते हैं। उन्होंने मुझे एनालिस्ट प्रभात प्रोफाइल पर, जो कि ट्रस्ट पायलट है, उस प्रोफाइल पर उन्होंने मुझे अब तक 4.7 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया, जो कि वेरी क्लोज टू 95-96% के आसपास है। तो फिर ऐसी स्थिति में मेरा जो ओवरऑल प्रोफाइल है एज ए एनालिस्ट प्रभात, जिसमें मैं डेटा साइंस AI ML का भी ट्रेनिंग देता हूँ, वो सक्सेसफुली जा रहा है। आई एम गोइंग ऑल राइट ऑन द राइट फ्रंट। देन वेयर आई एम लैगिंग, दिस इज द thing that I am trying to understand. If I am doing well on all the fronts, from the education perspective, I am all perfect. I am like a C-suite level employee. If I am going to apply for any company today, I will be applying as a C-suite level employee, someone in the managers and senior managers category. Okay. In bank it could be like BP, ABP, like those kind of things. I already played the role of ABP in MBB labs. So that was the thing, and that is the thing. And then when I'm going to teach somebody in a university or in a college, why it is happening that even after teaching people for full length of 2 months, my payment is delayed for 1 more month. That means I already took the training for 2 months in one of the university, and despite that I am getting payment after 3 months or after 4 months, like that. Why it is happening? Who is that person who is holding that payment? I just want to track that person. Is that person someone doing on the political ground, or it is some other ground? I don't know. I really don't know. They are not responding to my mails. So I really don't know who is that person who is holding this payment from 2 months to 3 months to 4 months, like that. So this has to be tracked perfectly. Let's forget all this nonsense and bad things that is happening in my life and many other people's life. I have seen that a couple of people who did training along with me, they are also facing similar situations. Their payments have been made, half payment has been made, half payment has been hold. Somebody's 70% payment has been done, 30% is hold. So this all nonsense should end immediately. And let's start with one more very interesting poem of Dr. Harvansh Rai Bachchan. So he has written this poem. उन्होंने ये पोएम कब लिखी थी? उन्होंने ये पोएम तब लिखी थी जब उनकी फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गया था, और वो एक ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनकी वाइफ का डेथ हो गया, और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए उन्होंने खुद एक कविता लिखी। उन्होंने खुद ये कविता लिखकर खुद को सांत्वना देने की कोशिश की कि नहीं, अब ये समय रोने का नहीं है, जो बीत गई है वो बात गई है, और उससे बाहर निकलो और अपने जीवन को संवारो। तो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में हुआ था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था,
तुमने तन मन दे डाला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुगट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। ओके, सो ये जो बीत गई सो बात गई पे एक कविता है, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में। ये इसलिए नहीं है कि हम हर बीती हुई बात को भूल जाए। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। हमें उन बातों को भूलना चाहिए जिसको हम कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो गड़े मुर्दे तब मत उखाड़ो जब उसको उखाड़ने से बहुत सारे अच्छे लोगों का बुराई हो। अगर बहुत सारे अच्छे लोगों का भलाई होता है तो वहाँ पर गड़े मुर्दे भी उखाड़ने पड़ते हैं, वहाँ पर पोस्टमार्टम करना पड़ता है, वहाँ पर हर चीज़ का सही एनालिसिस करना पड़ता है। तो किस चीज़ को भूलना है, किस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मायने में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें घटनाएँ घटी। मैंने भी जीवन में बहुत कुछ, जब से मैं बिज़नेस में आया, मुझे बिज़नेस सीखते सीखते इतने सारे फ्रॉड मेरे साथ हुए कि इसके हर एक फ्रॉड के साथ मेरा कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, 4 लाख ऐसे निकलते गए। तो हम इसको अगर लर्निंग से समझ करके बोले कि लर्निंग का मेरा फीस है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो मेरा जा रहा है, ये मेरा लर्निंग का फीस है, तो ये तो सही नहीं है ना। जिसने मेरे साथ ये फ्रॉड किया या गलत स्कीम दिखा करके मुझे धोखा दिया, गलत बात बोल करके मुझे धोखा दिया, गलत पेपर पे साइन करवा करके धोखा दिया, उन सभी लोगों के खिलाफ कुछ तो कार्यवाही होनी चाहिए ना। तो फिर उसी दिशा में मैं कदम रख रहा हूँ। ठीक है, तो आगे मैं जा रहा हूँ कि एक और छोटी सी कविता मुझे अच्छी लगी थी, जो कि मेरी ही है, मेरी मधुशाला से। तो मेरी मधुशाला में एक मैंने लिख रखा है 20 स्टैंजा का एक पोएम, जो कि मधुशाला के लय में ही आती है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न मधुशाला, जिसमें इंग्लिश वर्ड्स काफ़ी मिलते हैं। तो उसी मॉडर्न मधुशाला से मैं कुछ पंक्तियाँ लेकर के आज आपके सामने आ रहा हूँ, और इसी के साथ में आज का ये जो हमारा पूरा संवाद है, इसे मैं एक अंत दे दूंगा और इसके साथ ही मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और इसके बाद अगर कोई दूसरे टॉपिक पे बात होगी तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट सम अदर टॉपिक, बट फॉर नाउ विल जस्ट रीड इट। मॉडर्न मधुशाला। अंगारों के पथ पर चलकर जब शारी जंग जीते बाला, उसने भी खूब तजुर्बा ली, अब सुस्त हो रही सुरबाला। अवकाश हमें दे दो सरताज, अब हम अपना गान गाएंगे, है अपनी ऐसी तैयारी नव निर्माण करेंगे मधुशाला। फूल सभी सुंदर ही होते, फूल सभी सुंदर ही होते, फिर वह कागज की हो माला। टैलेंट सारे अच्छे होते, फिर वह कस्बों की हो बाला। सत्य से पूजो बिजनेस को तो विस्तृत होता जाएगा, खून पसीने से सींचो तो टेक प्रधान या मधुशाला। अवतार यहाँ कोई होगा, हाथों में लेकर हाला, माया ममता प्रेम प्रसंगों से स्क्रिप्टेड उसका प्याला। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक सब इसको इंपोर्ट करे, स्क्रिप्ट लिखे साकी बाला और वितरित होती मधुशाला। तो इसी के साथ मैं आज का यह जो कार्यक्रम है संडे इज़ फन डे, इसको मैं एक छोटा सा विराम देता हूँ, और अगले सप्ताह या फिर किसी अन्य संडे को हम मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।